बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हर लम्हे हर दिन कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं कोई अहम तब्दीली रूनमा हो रही होती है, कोई अहम दस्तावेज़ रिपोर्ट आ रही होती है। अभी हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की बात कर रहे थे कि अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रेंड्स इंडेक्स के नाम से, और इसमें खदशा जाहिर किया गया है कि अगले 5 बरसों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ सकती है। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ अवामिल का जिक्र किया गया और ख़ास तौर पर पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत में एक झड़प हुई, फ़िज़ाई झड़प हुई, भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसके जवाब में अगले ही रोज़ पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के 2 तियारे मार गिराए। क्या ये कशमकश आगे वाकई किसी बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकती है? और अब एक ऐसे हालात में जब इतलात ये भी आ रही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लीडरों के दरमियान इस बरस दुनिया के कई ममालिक में होने वाली कॉन्फ्रेंसों की साइड लाइन के ऊपर मुलाकात मुतवक्के है। एक तरफ मुलाकात की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ जंग की बातें हो रही हैं। इस पर आज अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस और सीनियर दिफाई तज्जियाकार, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के इंतहाई साबिक मंजे हुए सफारतकार अशरफ जहांगीर काजी साहब, जो भारत में बीजिंग में, मॉस्को में और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। और इनके साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे नासिर अब्बास शिराजी, बैनुल अक़वामी अमूर के सीनियर तज्जियाकार। शुरू करते हैं एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब। ये रिपोर्ट यकीनी तौर पे आपने देखी है। कैसे हालात और वाक़यात में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की बातें हो रही हैं, तो ये अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट में कितनी हकीकत हो सकती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने अपने प्रोग्राम से मुझे मदऊ किया। और ये दो रिपोर्ट्स, जो एक फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से है और दूसरा यूनाइटेड यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये तो आपस में मुतजाद हैं। एक तो ये कह रहा है कि एक अमन की तरफ एक सिलसिला का आगाज हुआ है, और और जो दूसरी रिपोर्ट है यूएस इंटेलिजेंस का, वो ये है कि खदशात हैं कि शायद जंग की तरफ ये जाएं अगले 5 साल के अंदर अंदर। तो ये तो एक किस्म की वो कयास राय हो रही है, किसी को वैसे पता तो नहीं है, लेकिन जो हमें मालूम है। और मैं शुरू करना चाहता हूँ इससे कि मुझे याद है जब मैं हिंदुस्तान जा रहा था 1997 जी। में, अ, तो हमारे साबिक और मरहूम फॉरेन सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार साहब थे, जो बहुत ही मंजे हुए डिप्लोमेट थे, सिफारतकार थे। और तो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद क्लब लंच के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं। और वो हिंदुस्तान के वो आला तरीन एक्सपर्ट थे, 2 दफा हमारे हाई कमिश्नर रह चुके थे और फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। और तो उन्होंने कहा कि उनके बड़े दोस्त थे, नामवर सहाफ़ी जो चल बसे हैं, कुलदीप नायर। जो है कुलदीप नायर। हम्म। दोनों सियालकोट से उनका ताल्लुक था, तो बचपन से और या स्कूल कॉलेज से तो उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी उनके साथ एक दफा गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई सतार, आप ये बताएं हमें कि हमारी आपस में ये दोस्ती कैसे हो सकेगी। तो हम्म। सतार साहब ने उनसे कहा भाई कश्मीर पे बात हो जाए, कोई पेशरफ्त हो जाए तो वो माहौल वगैरह बेहतर हो सकता है। तो कुलदीप ने कहा कि भाई आप तो मुश्किल तरीन जो मसला है उसको पहले उठा रहे हैं। हम्म। बेहतर ये है कि जो निस्बतन आसान है, ट्रेड वगैरह जो है, आना जाना, फिशरमैन वगैरह, और ये जो सिर क्रीक और ये जी। सियाचिन और इस किस्म के जो हैं, क्योंकि 8 पॉइंट का एजेंडा था, तो इसमें जो जो निस्बतन आसान है उस पे अगर हम पेशरफ्त कर सकें, जो कि शायद मुमकिन हो, तो वो माहौल बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल जनरल लोधी साहब, ये रिपोर्ट यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुजरी होगी। अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट बुनियादी तौर पर यह अमरीकी पॉलिसी साज़ों के लिए तैयार की जाती है और इसमें खदशा जाहिर किया गया है कि अगले 5 बरस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने तक पहुँच सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। तो आपसे सवाल हमारा ये है कि एक तरफ तो अभी कोशिशें हो रही हैं अमन की,
और ये कोशिशें हो रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान आएँ, सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, उसके हाशिए पे मुलाकात हो। इस बरस ताशकंद में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के वज़राए आज़म आमने सामने होंगे। जून में दौलत मुश्तरका की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म मदऊ हैं। एक तरफ तो ये पीस इनिशिएटिव, साइड लाइन मीटिंग्स, और दूसरी तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट में जंग के बारे में खदशात। ये क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चाहे अमन की कोशिशें हों या कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हों, जी। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हैं कवाकब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। वाह। तो ये जो एक मेन मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर झूठ का तूफान और सच और झूठ मिला जुला, और इसका एक आंधी चल रही है, इसके अंदर सच को तलाश करना और अपनी आफियत के लिए चीज़ों को उस तरीके से उस नहज पे चलाना आज का कोई आसान काम नहीं है। ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, और ठीक है, इसको लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो भी है जी। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर हम बुनियादी चीज़ों पर चले जाएं, एब निशियो जिसको कहते हैं, कि तमाम मुल्कों के जो इंटरेस्ट हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद फिर हम मुवाजना करें कि क्या कहा जा रहा है, किस पैराए में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, किस पे एतबार करने की ज़रूरत है, किस पे एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। ये देखें, जो टेंशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो तो दीवार पे लिखी हुई है, उसको तो कोई दोबारा उसका आधा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तकसीम के अलबत्ता वक्त से ये अभी है तक चली आ रही है। बिल्कुल जी, लेकिन ये है कि ये बड़े मुल्क जब चाहते हैं तो अमन का फजा पैदा कर देते हैं, और जब चाहते हैं तो जंग का तबल बजा देते हैं। और हमें इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि हम अमन की बात भी इनकी मान लें और जंग की बात भी इनकी मान लें। खुदा ना खास्ता, ये खुदा तो नहीं है कि जो फैसला करेंगे कि कब जंग होनी है और कब नहीं। ठीक है, उनकी एक एवेल्युएशन है, उसको गौर व फिक्र से ज़रूर देखना चाहिए। बात तो ये है कि जिस तरीके से कश्मीरियों पर जुल्म सितम हो रहा है और लगातार हो रहा है, और दूसरी ये है कि किस जंग के शुरू होने की बात करते हैं। क्या हम पहले हालत जंग में नहीं है, जिसको आप हाइब्रिड वॉर कहते हैं, 5th जनरेशन वॉर कहते हैं? खुद एक ये जंग क्या है, है? ये खुद एक जंग है। ये कलबोशन इधर क्या कर रहा था भाई? ये जो अफगानिस्तान से रोजमर्रा हमारे पर हमला होते हैं, ये क्या है? वो जो डिस इन्फॉर्मेशन लैब की जो रिपोर्ट है वो क्या है? तो हालत जंग में तो ये हम पहले ही हैं, तो कोई नई नवीद नहीं सुना रहा अमेरिका में। और मेरा ख्याल है कि इतने बेवकूफ ये दोनों मुल्क नहीं है कि एटमी हथियार होने के बावजूद ये ओपन किसी वॉर में उलझ जाएंगे। नासिर शराई साहब, बिल्कुल जनरल लोधी साहब ने जैसे कहा कि लग रहा ऐसे है कि पाकिस्तान शायद अमन की भीख मांग रहा है। अभी तक जितने भी कंसेशंस हुए हैं वो पाकिस्तान ने दिए हैं। अगर हम हिंदुस्तान की तरफ से देखें तो अभी तक मकबूजा कश्मीर के ऊपर किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं हुई। तो आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया हफ्तों में कुछ इंडिकेटर्स, कुछ इशारे बेहतरी की तरफ आए, लेकिन अब दूसरी तरफ आलमी ताकतें खबरदार कर रही हैं, यानी यूएस इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट खबरदार कर रही है कि दोनों मुल्कों में जंग छिड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट की तरफ थोड़ा सा आना चाहूंगा। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, लाजमी नहीं होता कि जो बयान किया जा रहा हो टारगेट भी वही हो, बल्कि बुनियादी तौर पे ये हाइब्रिड वार का एक पार्ट है। और अमेरिकन के अपने टारगेट को ये रिपोर्ट जो है वो बयान कर रही है कि अमेरिका इस खित्ते को कैसे देखना चाहता है, और क्या अमेरिका इस खित्ते में पीसफुल एटमॉस्फेयर देखना चाहता है या इसको एक वार जोन बनाना चाहता है। तो हकीकत ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना ये अमेरिका की तरफ से बयान करता है। सी पैक और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिलखसूस, उसको रोकना भी ये उनके इंटरेस्ट में है, और जाहिर है इंडिया भी उस हवाले से उनके साथ है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सारी चीजों को और रीजन के अंदर जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उन सबको अगर हम मद्देनजर रखें तो उनकी तो ये ख्वाहिश होगी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बड़ी लार्ज स्केल वार होती है तो उनकी वार मशीनरी भी चलेगी, उनका जो बिजनेस वार से रिलेटेड है, वार इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो भी चलेगा, दोनों ममालिक की इकोनॉमी भी शटर होगी। इस रीजन के अंदर चाइना को रोकने के लिए भी, क्योंकि ये इलाका एक लिहाज से मुतनाज़ा भी कहा जाता है,
तो मुतनाज़ा इलाके के अंदर कन्फ्रंटेशन होने की वजह से सी पैक को और ओबीआई को भी वो रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकेंगे, ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान भी अपने इंटरेस्ट को बखूबी देख रहा है और इंडिया को भी जंग सूट नहीं करती। जो बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर कही कि जस्ट आप इमेजिन करें कि दो ताकतें एट वार हैं और दोनों एटॉमिक पावर हैं और एक छोटी सी गलती से पूरा जो रीजन है वो कितने बड़े और पूरी दुनिया बहरान से दुचार हो सकती है। मेरा ख्याल है जंग ना इंडिया के मफाद में है ना पाकिस्तान के मफाद में है, और जो करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इस पूरे रीजन के, उसमें ना इंडिया ऐसी कोई चीज करना चाहेगा ना पाकिस्तान ऐसा कोई चीज करना चाहेगा। लिहाजा फिलहाल ये एक ख्वाब है जो वो ये देख रहे हैं और उनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन ऑन द ग्राउंड ये चीजें इस वक्त रियलिटी की तरफ नहीं जा रही। हाँ, दूसरी बात जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया वो यकीनन मैं समझता हूँ कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर लेकुनाज हैं, और पाकिस्तान जो है वो एब्रोगेशन के बाद आर्टिकल 370 की और इसी तरीके से जो वहां पे जम्मू और कश्मीर के स्टेटस को जिस तरीके से खत्म किया गया, तो उस पर जो एग्रेसिव मूव जिसको इनिशिएट किया था यूनाइटेड नेशन ने इमरान खान की स्पीच से, उसको जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड करना चाहिए था, जिस तरीके से उसको फिर एक फॉरेन पॉलिसी के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में इस पे लॉबिंग करनी चाहिए थी, उसके अंदर यकीनन एक बड़ी कमजोरी नजर आती है। और इंडिया हमें एग्रेसिव टून में नजर आता है और पाकिस्तान डिफेंसिव टून में नजर आता है, ये दुरुस्त है, लेकिन ये हमारी एक अपनी वीकनेस है, इसको हमने ओवरकम करना है, किसी और ने ओवरकम नहीं करना। पाकिस्तान अगर अपने रीजन को देखेगा तो इस रीजन में अभी जैसे पाकिस्तान एक ऐसे रीजनल ब्लॉक की तरफ से जा रहा है कि जिसे आप गोल्डन रिंग कहते हैं, गोल्डन रिंग इकोनॉमिक फोरम, जिसमें चाइना है, जिसमें ईरान है, जिसमें रूस है, जिसमें ईरान है और जिसमें तुर्की है। यानी उसका भी कंसेप्ट ये है कि ये रीजन सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, अपने इकोनॉमिक मामलात में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा और इसे दुनिया के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंस है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ये मैनेजेबल है। इनके पास सबसे बड़ा डिफेंस वेपन है, इनके पास सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं और इनके पास जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। जी बिल्कुल। नासिर शाही साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन तौर पर जंग के बारे में। अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट और इससे जुड़े हुए तमाम नुकात। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, रूस के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान आपने देखा, अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक दौरा इंतहाई कामयाब रहा और रूस ने पाकिस्तान पर दो टोक अल्फाज में वाज़े कर लिया कि पाकिस्तान जो चीज़ रूस से तलब करेगा रूस देने को तैयार है, बशमूल दिफा में तावन, सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म की मशकें जो हैं वो SCO के अंडर यहाँ पर होने जा रही हैं। ये फरमाइए कि दिफा के शोबे में माजी में हम परचेज़ अपनी तमाम तर अमरीका से करते रहे, फिर हमने कुछ ख़रीदारी चीन से की। रूस दिफा के निज़ाम को मजबूत बनाने में पाकिस्तान की कितनी मदद कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा था रूस का, इससे पहले काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क हुआ है। और एक बात और शायद आपके नाज़रीन को मालूम हो कि पहले ही पाकिस्तान रूस के काफ़ी मिलिट्री हार्डवेयर का हमारे पास उसकी नो हाउ है और चीज़ें इंपोर्ट की हैं। उसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, टैंक्स हैं हमारे पास, उनके इंजन आते हैं, तो एक कोलैबोरेशन तो उनके साथ चल रही है। पाकिस्तान खुशकिस्मती से मुख्तलिफ मौक़ों पर सैंक्शंस की वजह से अपने हथियार बनाने में काफ़ी हद तक खुद कफील है और बाद औक़ात सिर्फ पुर्जे उनको चाहिए होते हैं रॉकेट्स के या टैंकों के या कुछ, तो वो रूस हमें दे सकता है। रूस बहुत आगे है इंजन्स बनाने में और ख़ासकर रॉकेट इंजन बनाने में, तो मेरा ख्याल वो एक बड़ा उनसे फ़ायदा हासिल हो सकता है। ये जो बात कर रहे थे शरादी भाई भी और हम गुफ्तगू कर रहे, देखिए जब खारजा पॉलिसी में शिफ्ट होता है जी
और शिफ्ट अगर बहुत बड़ा हो तो ये ऐसे है कि जैसे बहुत बड़े बहरी जहाज का आपने रुख मोड़ना हो और इसमें टाइम लगता है। हम में से काफी लोग थोड़े से बेसब्रे हो रहे थे जी, हमें लुक ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, हम क्यों इतनी देर लगा रहे हैं, ये क्यों। तो ये जो अभी रिएक्शन आ रहे हैं सारे, इन्हीं से बचने के लिए ये सब काम जरा आहिस्ता और तरीके से हो रहा था। लेकिन मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो वो क्लियर हो रही है। देखें, बड़ी बात जो समझने की वो ये है कि अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि चाइना एक ऐसी राइजिंग पावर है जो इकोनॉमिकली तो अगले चंद साल में उसको क्रॉस कर जाएगा या ऑलरेडी कर चुका है। मिलिटरीली भी अगले 5-1 साल में 6 साल में उनके अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा। जी, तो अमेरिका जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि चाइना के ऊपर मिलिट्री वार जो वार करना है वो पहले किया जाए, इससे पहले कि वो बराबर आ जाए। तो ये बड़े मुल्क कभी डायरेक्ट आपस में नहीं लड़ते, ये दूसरे मुल्कों में लड़ते हैं। तो ये चीजें हैं सोचने वाली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपना मैदान जंग बनाना चाह रहे हैं। ये भी सोचने की बात है। और शरानी साहब सही कह रहे हैं कि हम इतने बेवकूफ नहीं है, हिंदुस्तान को भी नहीं होना चाहिए कि एटमी मुल्क होने के बावजूद वो कोई बड़ी खुली जंग शुरू कर दे। लेकिन वो मैं बात फिर दोहराऊंगा कि जंग में तो हम पहले ही हैं। सिर्फ ये है कि जंग में पहले जवाब देना हिंदुस्तान को। और जब हमने जवाब देना शुरू किया तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह चांद चढ़ेगा, सूरज चढ़ेगा और दुनिया देखेगी। काजी साहब ये बताइए कि आप मॉस्को में भी सफीर रहे, रूसी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, रूस की भारत के साथ भी बड़ी गहरी दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ऐसी सूरत हाल में रूस पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है हिंदुस्तान से कशीदगी कम कराने में? वो वैसे सिफारतकारी के लिहाज से उनकी कोशिश हो सकती है कि वो शायद इंकरेज करे पे आप पुरअमन तौर से आपस में बात करें, इसका हल ढूंढे। ये उनका मौक़िफ़ रहा है और यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं इसका हल हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। वो हिंदुस्तान से कुछ दूर हो गए क्योंकि हिंदुस्तान तो माइल अमरीका हो गया है और वैसे अभी भी हिंदुस्तान के 80% मिलिट्री इक्विपमेंट वो रशियन निजात का है, रशियन ओरिजिन का है। तो रशिया के साथ अभी भी उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और बहुत अहम हैं। पाकिस्तान में तो ये तो वो वाली बात है कि ये आगाज़ मोहब्बत है, अभी आगे देखते हैं कि होता है क्या होता है। क्या होता है। तो पाकिस्तान के साथ तो उनसे तवक्को रखना कि वो एक रोल अदा करेंगे जिससे हिंदुस्तान जो है वो यानी कि अपने जो क्या उसे कहते हैं अग्रेसिव प्लान्स को वो कम करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये बर्डन रशिया पे हमें नहीं डालना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका जिसका बहुत असर है हिंदुस्तान के साथ क्योंकि वो पार्टनर्स हैं, वो पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं, साथ साथ हमें दोस्त भी कहते हैं, लेकिन वो दोस्ती का इज़हार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस किस्म का मैसेज हम अपने कश्मीरी भाइयों को भेज रहे हैं। और मैं दोनों तरफ अपने मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी जो इनका ताल्लुक कश्मीर से बहुत नज़दीक का है कि हिंदुस्तान से यही आ रहा है कि आप पै दर पै कंसेशन हमें दें। हो सकता है कि साल के बाद फिर मोदी साहब की मुलाकात आपसे मुमकिन हो जाए। आपसे तो ये कोई चीज़ है हम यानी कि आप खुदा न खास्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर बीमार कुछ पड़े तो उन्होंने खैरियत का मैसेज भेजा, फिर पाकिस्तान डे पे उन्होंने कंग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजा। ये कोई कंसेशन थोड़ी होती है जिसको हमें वो याद बार बार याद इसका दिलाना पड़ता है। असल चीज़ है एक ही कंसेशन जो उन्होंने स्टेप लिया अगस्त 5, 2019 उस पे नजरसानी करें और उसको वापस लें। बिल्कुल वो उनको वापस लेना होगा। और अब हम कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं होगा, लेकिन ये हमारा कहना एक चीज है और दर पर्दा कौन हमारी असली पॉलिसी क्या है इसके ऊपर एक इब्हाम है और इस इब्हाम को दूर करने की ज़रूरत है। जी नासिर शाही साहब ये बताइए कि अभी इत्तलात आ रही हैं कि ताशकंद में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कनेक्टिविटी के ऊपर और उसमें पाकिस्तान भारत समेत दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमाओं को मदऊ किया गया है और उसके बाद जून में दौलत मुश्तरका की कॉन्फ्रेंस अफ्रीका में होने जा रही है और फिर इस साल नवंबर में सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होने जा रही है। ये तीनों इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में तो ख़ुद हम जिसे कहते हैं मेज़बान होंगे, जबकि ताशकंद में और अफ्रीका में यकीनी तौर पर दो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुलाकात कर सकते हैं।
तो आप क्या समझते हैं इन मुलाकातों के कितने इम्कानात हैं, और इन मुलाकातों के नतीजे में आया कशीदगी पाकिस्तान और भारत की कुछ कम हो सकेगी? जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुलाकातें किसी न किसी अंदाज में जारी हैं जी, और पसे रवाबत पर्दा भी हैं। कुछ हो रही हैं। हाँ, वो जारी हैं। और वरना जितना बड़ा स्टेप इंडिया ने उठाया था और उसके बाद जिस सतह पे पाकिस्तान के अंदर अवामी रद्द अमल और कश्मीर के अंदर अवामी रद्द अमल और ज़ाहिर है एक फिजा मौजूद थी, उस फिजा के बाद जो है वो अभी तक हत्ता LOC के ऊपर कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, गोलाबारी भी नहीं है, सीज फायर है वहां पे। तो ये बिल्कुल अननेचुरल है। तो ये सिवाय नेगोशिएशन के, बातचीत के और बात कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट के ये काम नहीं हो सकता था। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें हो रही हैं, ऑलरेडी हो रही हैं। दूसरा, आपके इल्म में है कि जो सार्क की आपने बात की, सार्क एक अरसे से क्यों अपना इजलास नहीं कर पाई, उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस थे। और पाकिस्तान ने जब भी उसकी मेजबानी करनी चाहिए, इंडिया ने उसके अंदर ऐसा कोई रोल प्ले किया कि जिसकी वजह से किसी ने बाइकआउट कर दिया, जो इंडिया के इन्फ्लुएंस के कंट्रीज थे, और साउथ एशिया में ज़ाहिर इंडिया का अपना एक इन्फ्लुएंस है। तो उसकी वजह से एक अरसे से सार्क का कोई सरबराही इजलास मुनक्किद नहीं हो सका था। ये भी एक इंडिकेटर है कि इसका मतलब है कि हम एक मजबूत और पीसफुल रीजन की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले मजबूत कंट्रीज हुआ करते थे वर्ल्ड सिनेरियो के ऊपर, वर्ल्ड पावर कहते हैं, तो अभी पावरफुल रीजन्स का दौर भी आ रहा है, जिसमें से एक ये रीजन है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट के अंदर है कि यहाँ जंग ना हो। वो इंडिया के भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के अंदर है और पाकिस्तान के भी म्यूचुअल इंटरेस्ट के अंदर है। अलबत्ता यकीनन पाकिस्तान किसी तौर कश्मीर की कीमत पे ये नहीं चाहेगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ लॉबिंग और कोई ना कोई बातचीत और दीगर चीजें जो है वो चल रही होंगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग सार्क के इजलास का इंडिकेटर का होने का मतलब ये है कि इंडिया ने अब तक जो पोजीशन ली थी सार्क के इजलास को पाकिस्तान में मुनक्किद न करने के हवाले से, वो उससे पीछे हटाए। और इसके अलावा जो आर्मी जितने फोरम जिनकी आपने बात की है, वो अफ्रीका में होगा या शंघाई में होगा, तो इन सब इजलासों के अंदर ये बुनियादी तौर पे लॉबिंग के मौके होते हैं। इनके अंदर जो है वो साइडलाइन पे बातचीत हो रही होती है और मुख्तलिफ इशूज को रिजॉल्व करने के हवाले से चीजें चल रही होती है। क्योंकि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान आइंदा गिलगित बल्तिस्तान को, कि जिस पर इंडिया बहरहाल उसने लॉबिंग किया इंटरनेशनल सतह पे, पाकिस्तान उसको आईनी स्टेटस देने जा रहा है और उसको बाकायदा पाकिस्तान का सूबाई हैसियत जो है वो डिक्लेयर होने जा रही है। उसको पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और पाकिस्तान के सेनेट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही है और वो बाकायदा अपना आईनी स्टेटस एंजॉय करेंगे। तो ये भी ऐसी चीज है कि पाकिस्तान उस हवाले से नेगेटिव कुव्वतों का पहले से तदारुक करना चाहता है। तो मेरा ख्याल है अभी पीसफुल अंदाज के अंदर ये चीजें चलती रहेंगी और पाकिस्तान ने उनको भी बावर कराया, खुद पाकिस्तान को भी जाहिर ये बावर है। और अभी आप देखें क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का जो मसला था वो बहुत इस वक्त किसी जगह पर बयान नहीं हो रहा है। और दीगर इंडिकेटर भी ऐसे हैं कि ये रियलाइजेशन पाई जाती है कि इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यू रखने का, या कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसमें सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरियात को भी पूरा करना है ना, अगर कंट्रीज ने अपने फाइनेंशियल और फिजिकल जो उससे रिलेटेड है, तब भी वो किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं है और जंग डिवास्टेटिंग होगी, सिर्फ एक फिजिकल तबाही नहीं लाएगी बल्कि ये आइंदा कई दहाइयों तक के लिए तबाही लाएगी। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और हम बात करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारती और खारजा हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, किस तरीके से खित्ते में होने वाली तज़वीराती तब्दीलियों पर हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भारत ताल्लुकात और ख़ास तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट, जिसमें मुतनब्बे किया गया है कि अगले 5 बरस में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी जंग के इम्कानात हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, खित्ते में तब्दीलियाँ हो रही हैं। नासिर शराई साहब कह रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, दैन रशिया, ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। उधर से क्वाड की मीटिंग्स हैं, यानी अमेरिका, भारत, जापान और
ऑस्ट्रेलिया, चाइना कंटेनमेंट हो रही है, अफ़गानिस्तान एक चैलेंज बना हुआ है। ऐसे हालात में हमारी खारजी, सफारती और दिफाई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जिस तरीके से रिसर्च और एनालिसिस काम दीगर ममालिक में होता है, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, पॉलिसी मेकर्स को बताया जाता है, क्या हम इन तमाम तर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं? बहुत शुक्रिया। तैयार होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब फॉरेन ऑफिस काम कर रहा है, आपकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इसकी तैयारी ना होना बड़े अचंभे की बात होगी। साफ ज़रा सारी खबरें तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इम्कान इसी बात का है कि अच्छी तैयारी होगी और सोच रहे जी। होंगे। देखिए, बात ये है कि हमें अपना इंटरेस्ट सुप्रीम है और वही होना चाहिए। हमें दो तीन बातें देखनी है। नंबर एक ये कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जी। सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान अमेरिका का हलीफ है। जी बिल्कुल। आपने क्वाड का जिक्र किया, इंडो पैसिफिक में। चीन, पाकिस्तान चीन का हलीफ तो है और बड़ा गहरी दोस्ती है हमारी, लेकिन हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं। जी, हम दोनों तरफ और रखे हुए हैं। जी, दोनों तरफ पांव रखे हुए हैं। अब बात यह है कि बेस्ट पॉलिसी तो यही होती है फॉरेन पॉलिसी में कि आप सबके साथ बना के रखें। जी। लेकिन आपने फिर ये भी देखना होता है कि ये सबके साथ बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी के साथ भी ना बने, इसके इम्कानात उभर आते हैं। तो आपने ये देखना है कि हमारा ज्यादा रिलायबल पार्टनर, ज्यादा रिलायबल हमारे जो ताल्लुकात हैं वो किसके साथ रहे हैं पिछले 70 साल में या जितने भी सालों से हुए हैं। एक वो हमारा पार्टनर है जो जब उसका काम पड़ता है तो हमें गले लगाता है, जो ही काम खत्म होता है हमें धुले हुए कपड़े की तरह फेंकता है, गालियां भी देता है। एक वो पार्टनर है जिसके साथ हमारे मामला बढ़ते चले गए और कभी उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया। जी तो बिल्कुल। फैसला करने में कोई मुश्किल है? मतलब अगर आप जैसा और मेरे जैसा इंसान भी समझ सकता है इन मारूदी मालूमात की बुनियाद पर कि हमें क्या फैसला करना है, तो तो फैसला हमें कर पॉलिसी लेना साज, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर हमें ये भी पता है कि जिस तरीके से, मतलब ये मैं समझता हूँ और भी बहुत सारे लोग इस बात की तायद करते हैं कि माशी तौर पे हमें जान के फंसाया गया है ताकि हम पॉलिटिकली लोगों का साथ दें। और जैसे भी अफगानिस्तान में उन्होंने काम लेना है या हिंदुस्तान के साथ कोई मामलात हैं या चीन के साथ, तो मेरे भाई हमें तो अपना इख्तियार है ना, हमें तो ख्याल होना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें और बंदे बंदे ही मारे जाएं। हमें चाहिए कि इन रस्सियों से हम अपनी गलू खलासी कराएं किसी तरीके से, जिस तरीके से भी हो सकता है। साफ ज़ाहिर है उसकी बेहतर कोशिश होंगी। मुझे तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको किसी भी सूरत में चाइना को नाराज नहीं करना चाहिए। अगर आपने मिसाल के तौर पर जिस किस्म की खबरें आ रही हैं कि सी पैक को स्लो करने की अगर कोशिश की और अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान में कुछ काम ऐसे करने की कोशिश की जो कि आपके इंटरेस्ट में नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी। हम कहते हैं जी वी हैव नो फेवरेट्स, हाँ, कि वी हमारे हैव नो अफगानिस्तान में फेवरेट, कोई हम फेवरेट सबको नहीं है। साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, जिसका ये मतलब है कि जिन्होंने हमारे साथ भली मानसी की, जिन्होंने हमारे साथ बेईमानी की, जिन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, वो और ये सब तीनों किस्म बराबर के हैं। लोग वहां मौजूद हैं। जी, वो तो सब हमारी बराबर नजर हैं। में सब बराबर है। मतलब इससे ज्यादा बोधी पॉलिसी कौन सी हो सकती है फॉरेन अफेयर्स में कि जी हमारा कोई फेवरेट नहीं। अरे भाई, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है वो आपका फेवरेट कैसे हो सकता है? और जिसने आपको कोई कुछ नहीं कहा वो आपका फेवरेट क्यों नहीं होगा? जी। तो अगर आप अमेरिका के कहने पे इस किस्म के स्लोगन आपने उठाए हुए कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, एक और स्लोगन भी है कि जी अफगान लेड, अफगान ओन्ड। भाई, अमेरिका का हाथ उसके अंदर है, ईरान का हाथ उसके अंदर है, रशिया का भारत का हाथ उसके हाथ उसके अंदर है। अंदर है। तो सारी जो ये हमारे लिए कि सब लोग हमें मशवरा देंगे कि आप हैंड्स ऑफ और अफगान लेड। अरे भाई, सोचें, समझें, रियल पॉलिटिक्स, जमीनी हकायक समझें, देखें कि हमारे पास हाथ में क्या है और हमारे हाथ में क्या नहीं है। और मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता कि हमारे क्यों नहीं लीडरशिप फैसला कर पाएगी, जरूर करेगी और किया हुआ होगा, मुझे यकीन है। सिर्फ ये कि हर चीज को सामने बाम पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हम तो रिटायर्ड लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हर ये जो लोग जिम्मेदार हैं वो ये बातें नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि जरूर अच्छी हमें रखना चाहिए जोम, अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। और जो हम चीजें सोच रहे हैं, वो जो लीड कर रहे हैं, वो हमसे बेहतर सोच रहे होंगे। जी नासिर शराई साहब, दो पहलू हैं। एक तो अफगानिस्तान रूस की दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन अभी जो 16 अप्रैल को इस्तंबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, उसके मनसूख होने के इम्कानात हैं और रूस ने इशारा दिया है कि वो मास्को में एक और अफगान डायलाग कराएगा। इस्तंबुल कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान ने एतराज़ात उठाए कि
अफ़गानिस्तान के प्रोसेस में इंडिया को शामिल किया जा रहा था, और वो भी अमेरिका के कहने पे। तो आप कैसे देखते हैं अफ़गानिस्तान में जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा, जैसे जनरल लोधी साहब ने कहा, और दूसरा हमारा इकनॉमिक चैलेंज, चूँकि इकनॉमिक चैलेंज हमारे दिफा और कौमी सलामती के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इन दोनों सूरत हाल से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड है इकनॉमिक सिचुएशन एंड अफ़गानिस्तान? जी शुक्रिया। देखें, पहले मैं ये अर्ज करूँ कि अफ़गानिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है जी, इसकी ज्योग्राफी, इसकी लोकेशन, इसकी हिस्ट्री और इसकी मौजूदा कैफियत। अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो जैसे हम कहते हैं ना कि जलजला आता है तो एक उस जलजला का मरकज होता है, और वो मरकज से जितना ज्यादा वहाँ पे जलजले की शिद्दत होगी तो वो जलजले के असरात भी उतने ज्यादा होंगे। ऐसे ही है। अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज रहेगा तो ये उसी जलजले की तरह है, और ये जो रीजन है ये पूरे का पूरा अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगा। अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगा। वो कुव्वतें जो डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर अभी पेनिट्रेट नहीं कर पा रही या मतलूबा सतह पे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, आपने कल बुरशिश यादव को पकड़ लिया, लेकिन उनके 23 से ज्यादा कॉन्सुलेट अफगानिस्तान के अंदर हैं इंडिया के, तो उनका कोई पर्पज है, उन्होंने इतने वहां पे लोगों को कोई वीजा थोड़ी देने हैं, ना ही ट्रेड है ना ही तिजारत है वहाँ पे। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों ने बाकायदा तौर पे बयान किया है कि अब सीरिया से दाइश के मिलिटेंट्स को एयरलिफ्ट किया गया है और उनको अफगानिस्तान के उन इलाकों में लाके जो है वो उतारा गया है कि जो इलाके पाकिस्तान के साथ मुल्का है, ताकि वहां पर जब दाइश और ये मिलिटेंसी आएगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के एरिया के अंदर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। पाकिस्तान डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो अल्टीमेटली एक बार फिर सीपैक भी और पाकिस्तान की अपने डिस्टर्बेंस के नतीजे में चाइना की कंटेनमेंट भी जी, क्रॉस बॉर्डर हमले भी बढ़ जाएंगे। जी काजी साहब, ये बताइए, आखिरी 1 मिनट है, ये बताइए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए आज़म की मुलाकात मुमकिन है सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पे? सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है, क्या ये मुमकिन है कि वो होगा कि नहीं होगा? आज हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा भी है कि हिंदुस्तान को अपने एतराज को दूर करना होगा, क्योंकि 3 साल से इन्होंने हिंदुस्तान ने रोक लिया है। अब वो क्या, अब ये कि इशारे मिल रहे हैं कि शायद वो मुमकिन हो जाए, शायद मोदी साहब आ भी जाएं, शायद मुलाकात भी हो, लेकिन आपको हिंदुस्तान की जितने भी शराइत हैं वो पूरे करने होंगे और हिंदुस्तान मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान की तरफ से उसकी इवज कोई आपको कंसेशन कोई नहीं मिलेगा। अगस्त 5 2019 हमेशा के लिए हिंदुस्तान का क्या है, वो तो आ चुका है, वो तो बन चुका है यूनियन टेरिटरी, आपका ताल्लुक ही नहीं है। बस आप खुश रहें कि हम शायद, उनका क्लेम है आज़ाद कश्मीर पे भी, लेकिन शायद वो आपसे कहें कि भाई इसके लिए हम जंग नहीं करेंगे, आपसे तकाजा करेंगे कि ये वाकई हमारा इलाका है, उसको वापस कीजिएगा। आप नहीं करते हैं तो हम आपसे बातचीत करेंगे, इसी को दोहराते रहेंगे। इससे मजीद इसके अलावा और कश्मीर पे हमने आपसे कोई बात नहीं करनी है। जो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, नासिर शिराजी साहब, एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।